दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब्जियों की एक ऐसी फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अगर आप बरसात के सीजन में लगाते हैं या उसकी अगेती खेती करते हैं तो बाकी सभी सब्जियों से वो फसल आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकती है अगर आप इस समय पर उस फसल की खेती करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसको आप सबसे कम खर्चे में भी ग्रो कर सकते हो कि लगाने का जो खर्चा है उसका वो भी काफ़ी कम है, ना ही तो प्लास्टिक मल्च आपको उसके लिए लगानी पड़ेगी। और अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है तो आप सिंपल यानी कि साधारण विधि से भी उसकी खेती कर सकते हो। क्यारियां बनाकर भी उस फसल को आराम से लगाया जा सकता है या फव्वारा विधि से भी आप उस फसल को लगा सकते हो। कम खर्चे में और कम समय में तैयार होने वाली ऐसी ही फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं। कंप्लीट जानकारियां उस फसल के बारे में आपको मिलेंगी, तो आज का ये वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों जो किसान भाई सब्जियों की खेती पहली बार करना चाहते हैं या पहली बार करने की सोच रहे होते हैं उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि ड्रिप इरिगेशन का खर्चा उनसे नहीं हो पाता है पहली बार में, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन अगर आप लगवाते हैं तो करीब आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा इससे हो जाता है। और पहली बार जब सब्जियां हम लगाने की सोच रहे होते हैं उस समय उसकी आमदनी के बारे में भी हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। काफ़ी किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो इतना ज़्यादा खर्चा पहली बार में वहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर फूलगोभी की खेती करते हैं तो उसको ड्रिप इरिगेशन के बिना जरूर किया जा सकता है। और ड्रिप इरिगेशन के बिना भी फूलगोभी से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है अगर आप फूलगोभी की खेती इस समय पे करते हैं या अगेती करते हैं। क्योंकि अगर आप फूलगोभी की खेती ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करते हैं तो जरूर आपका उत्पादन इंक्रीज होता है, जरूर आपका मुनाफा इंक्रीज होता है। लेकिन बिना ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी फूलगोभी की खेती की जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो क्यारियां बनाकर इसकी खेती करते हैं। क्यारियां बनाकर भी फूलगोभी से काफ़ी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। जिन किसान भाइयों के पास में थोड़ी ज़मीन होती है, काफ़ी कम ज़मीन होती है, थोड़े से एरिया में खेती करते हैं, वो फूलगोभी को बिना ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ही करते हैं और क्यारियां बनाकर ही उनकी खेती करते हैं। काफ़ी सालों से काफ़ी किसान भाइयों को मैं देखता आ रहा हूं और मैंने भी जब फूलगोभी की खेती फर्स्ट टाइम की थी तो बिना ड्रिप इरिगेशन की थी। 2 साल तक मैंने बिना ड्रिप के फूलगोभी लगाई थी। काफ़ी शानदार उत्पादन निकला था। लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, वैरायटियों का सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना होता है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैरायटियों सिलेक्शन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जुलाई माह में फूलगोभी की सबसे अच्छी वैरायटियां कौन सी होती है, कौन सी वैरायटी से आपको सबसे ज्यादा उत्पादन मिलता है, फूल की क्वालिटी सबसे ज्यादा आपको अच्छी कौन सी वैरायटी की मिलेगी, बरसाती सीजन में किस तरह से फूलगोभी की खेती की जाती है, कितना आपको इससे उत्पादन मिलेगा, कितना इससे मुनाफा लिया जा सकता है, पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहना ताकि आपको पूरी जानकारी फूलगोभी की खेती के बारे में मिल सके। दोस्तों बरसात के सीजन में फूलगोभी की खेती से सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट जुलाई माह में अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तब मिलते हैं, क्योंकि इस समय टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हो चुके होते हैं। और अगर आप इस समय इसकी नर्सरी डालते हैं तो लगभग 25 से 30 दिन बाद में आपकी नर्सरी जो है वो प्लांटेशन के लायक हो जाती है। और उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर माह में आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। अक्टूबर में मतलब पहले सप्ताह से आपको जो है 15 अक्टूबर के आसपास आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और उस समय पर फूलगोभी के जो मंडी भाव होते हैं वो साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव में से होते हैं। इस समय पर लगभग आपको एवरेज मंडी भाव में बताऊं तो लगभग 40 से 50 रुपए केजी तक आपको इसके एवरेज मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। और कभी कभार तो इससे ज़्यादा भी इसके मंडी भाव चले जाते हैं। लेकिन एवरेज मंडी भाव जो होते हैं अक्टूबर नवंबर में 40-50 रुपए केजी तक आपको आराम से मिल जाते हैं। नवंबर में भी नहीं तो अक्टूबर में तो आपको इसके मंडी भाव 40-50 रुपए केजी डेफिनेटली मिल जाएंगे। हालांकि नवंबर के आखिरी सप्ताह में जाकर थोड़े से मंडी भाव थोड़े से डाउन आ जाते हैं, लेकिन उस समय उत्पादन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगेती फूलगोभी का उत्पादन आपको थोड़ा सा कम मिलता है क्योंकि अगेती वैरायटियों की जो फूल की वजन होता है वो 500 से लेकर और 700-800 ग्राम ही आपको मिल पाता है। हालांकि एक एवरेज वजन अगर हम निकालें प्रति फूल का तो लगभग 600 से लेकर 700 ग्राम तक आपको एवरेज वजन मिलता है। प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 75 से 80 क्विंटल तक आपको फूलगोभी का अच्छा उत्पादन मिल जाता है 1 एकड़ खेती से। बाकी आपके क्लाइमेट कंडीशन और खाद उर्वरकों
पे भी डिपेंड करता है कि आपको फूल गोभी से उत्पादन कितना निकला है और फूल की क्वालिटी आपकी कैसी है। ये सब डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशन और आपकी खाद उर्वरकों पे और आपकी मेहनत पे, और सबसे ज्यादा डिपेंड करता है वैरायटियों पे। वैरायटियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जुलाई माह में अगर आप फूल गोभी लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस समय पे फूल गोभी की नर्सरी डाल लेंगे और जो वैरायटियां मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उन वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेंगे तो लगभग 1 एकड़ खेती से फूलगोभी से आपको 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि इसके मंडी भाव भी आपको काफी शानदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी इससे आपको काफी शानदार निकल के आ जाएगा। लेकिन वैरायटियों का सिलेक्शन आपको काफी सोच समझ के करना है, क्योंकि जुलाई माह में आपको उन्हीं वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए जो इस समय बरसात के सीजन में लगाई जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फूलगोभी एक ऐसी फसल है जिनकी वैरायटियां जो है अलग अलग समय में अलग अलग वैरायटियों का सिलेक्शन होता है। मई और जून माह में अलग वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाता है, जुलाई माह में अलग वैरायटियां लगाई जाती है, 15 अगस्त के बाद में दूसरी वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाता है। तो जो वैरायटियां आप लगाएंगे वो आपको काफी सोच समझ के लेनी है। बाकी कुछ वैरायटियों के बारे में मैं यहां पर आपको बता भी देता हूं, उन्हीं वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों, जुलाई माह में लगाई जाने वाली फूल गोभी की सबसे टॉप वैरायटियों की यहां पर अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर तो आप सिजेंटा कंपनी की 6099 वैरायटी आती है, उस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। पूरे जुलाई माह में कभी भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। हालांकि जुलाई के बाद में यानी कि अगस्त माह में अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तब आपको दूसरी वैरायटियां लेनी है। हालांकि अगस्त के पहले सप्ताह तक भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त के बाद में आपको दूसरी वैरायटियां लेनी चाहिए। पूरे जुलाई माह में हालांकि आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। जुलाई माह में नर्सरी अगर आप डाल लेंगे तो 25 से 30 दिन में आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। प्लांटेशन करने के 55 से 60 दिन के भीतर ये वैरायटी जो है वो आपकी चालू हो जाती है, यानी कि हार्वेस्टिंग आपकी 55 से 60 दिन में शुरू हो जाती है। हालांकि कंपनी 50 से 55 दिन बताती है, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम 55 से 60 दिन बता रहा हूं। 55 से 60 दिन के भीतर ये वैरायटी जो है हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। बाकी एक चीज आपको नोटिस कर लेनी है कि वैरायटी के साथ साथ आपकी फूलगोभी कितने दिन में चालू हो रही है, या फूल का उत्पादन कितना मिल रहा है, या फूल की क्वालिटी कितनी मिल रही है, यह सबसे ज्यादा डिपेंड फूलगोभी की वैरायटी के साथ साथ आपके काम करने के तरीके पे, आपके खाद उर्वरकों पे और क्लाइमेट कंडीशन पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। बाकी वैरायटी के बारे में मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि 55 से 60 दिन के भीतर यह वैरायटी जो है यह हार्वेस्टिंग में आ जाती है। फूल की क्वालिटी बाकी वैरायटियों से सबसे अच्छी आपको इसकी मिलेगी, यानी कि डोम शेप में एकदम गठिला और व्हाइट तो आपको इसका फूल मिलेगा। इस वजह से इसकी मार्केट वैल्यू आपको काफी शानदार मिल जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगेती फूलगोभी की वैरायटी होने के बावजूद इसका जो फूल होता है वो पत्तों से ढका हुआ होता है। आपने देखा होगा कि अगेती जो वैरायटियां, जितनी भी वैरायटियां होती है उसके जो पत्ते होते हैं फूलगोभी के वो इस तरह से होते हैं। बाकी फूलगोभी की 6099 जो वैरायटी है इसके पत्ते इस तरह से आपको खड़े मिलेंगे, और इस तरह से अगर इसके पत्ते होंगे तो इस वजह से इसका जो फूल होगा वो पत्तों से कवर्ड होगा, और फूल जब तक पत्तों में कवर्ड होगा तब तक एकदम आपको व्हाइट मिलेगा। फूल की गुणवत्ता अच्छी होगी, क्योंकि ना ही तो उस पर सीधी रोशनी पड़ सकेगी और ना ही वो हवा की चपेट में आएगा, और ना ही वो धूल वगैरह आंधी वगैरह चलती है तो वो गंदा होगा। एकदम व्हाइट फूल आपको इस वजह से मिलेगा। दूसरा, पत्ते खड़े होने की वजह से अगर बारिश वगैरह अधिक भी होती है तो भी उसमें ज्यादा रोग वगैरह बीमारियां वगैरह नहीं आती है, क्योंकि पानी ऊपर ज्यादा ठहर नहीं पाता है। बरसात के दिनों में पत्ते खड़े होने की वजह से पानी सीधा नीचे आ जाता है। इसलिए इस वैरायटी को यहां पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 2 पर आप सेमिनस की 3630 वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। काफी सालों से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, लगा रहा हूं इसको, तो काफी अच्छे रिजल्ट हैं। फूल की क्वालिटी इसकी भी आपको काफी अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। सेमिनस की 3630 वैरायटी के फूल की वजन की बात करें तो 600 से लेकर 800 ग्राम तक इसके फूल का वजन मिल जाएगा, और वही सिजेंटा के फूल का वजन भी जो 6099 बताई है इसके फूल का वजन भी आपको 500 से लेकर और 800 ग्राम तक इसके फूल का वजन मिल जाएगा। बाकी एवरेज फूल के वजन की बात करें कि एवरेज मतलब कि कुछ कुछ फूल होते हैं वो 800 ग्राम तक चले जाते हैं। 800 ग्राम मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी फूलगोभी में जितने भी फूल निकलेंगे वो 800 ग्राम के आपको मिल जाएंगे। एक
एवरेज जो फूल का वजन होगा वो आपको 600 से लेकर 700 ग्राम तक मिल जाएगा। बाकी कुछ फूल होते हैं जिनका वजन 700-800 ग्राम तक भी चला जाता है, कुछ फूल जो है वो 500 ग्राम तक भी रह जाते हैं। तो इस वजह से जो एवरेज वजन आता है आपको 600 से लेकर और 700 ग्राम तक इनके फूल का वजन मिल जाएगा। काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटियां हैं। इन दोनों वैरायटियों का सिलेक्शन आप पूरे जुलाई माह में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों सेमिनस की 36-30 वैरायटी का सिलेक्शन भी आप करीब 15 अगस्त से पहले कर सकते हैं, यानी कि पूरे जुलाई माह में कर सकते हैं और उसके बाद में 15 अगस्त तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। 15 अगस्त के बाद में अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो इन दोनों ही वैरायटियों का आपको सिलेक्शन नहीं करना है। 15 अगस्त के बाद में जो वैरायटियां लगेंगी उनको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, वहां पे आपको कौन कौन सी वैरायटियां लेनी है। अगर आप ये वीडियो 15 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो यहां पर आपको दूसरी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। दोस्तों फूलगोभी की खेती में मुख्य रूप से आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन से रिस्क सबसे ज्यादा होते हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ सकती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर आपको उठाना पड़ सकता है, यह आपको अगर जानकारी होगी तो आप अगर सावधानियां रखेंगे तो आपको फूलगोभी की फसल से काफी अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फूलगोभी की नर्सरी पे। तो नर्सरी का प्रॉपर वीडियो तो 3-4 दिन के भीतर आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप फूलगोभी की नर्सरी डालें और नर्सरी डालते समय बेड तैयार करें। पहली बात तो आपको क्यारी बनाकर फूलगोभी की नर्सरी बिल्कुल नहीं डालनी है। बरसात के सीजन में अथवा या आप जून या जुलाई माह में फूलगोभी की नर्सरी डाल रहे हैं, क्यारी बनाकर अगर आप नर्सरी डालेंगे तो क्यारी के अंदर बारिश की वजह से जल भराव होगा और वैसे भी अगर आप सिंचाई करेंगे तब भी पानी अगर अधिक समय तक ठहर गया, मॉइस्चर ज्यादा होगा जुलाई माह में और मॉइस्चर ज्यादा होगा, जल भराव ज्यादा समय तक रहा तो आपके प्लांट काफी संख्या में खराब हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको नर्सरी जब भी डालें बेड बनाकर डालें, लेकिन जमीन से करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचा आप जो है बेड बनाएं और उसके ऊपर आप नर्सरी डालें। बेड की चौड़ाई 3 फीट से ज्यादा ना रखें और बेड को दोनों तरफ से इस तरह से ढलान आपको रखनी है ताकि 1 मिनट से ज्यादा भी पानी का ठहराव बेड के ऊपर नहीं होना चाहिए। बेड के ऊपरी सतह पर कहीं भी झील नहीं होनी चाहिए ताकि जब आप बारिश भी ना हो तो जब भी आप सिंचाई करें, सिंचाई करने के तुरंत बाद भी मतलब 1 मिनट बाद भी आप अगर आप देखें तो मतलब पानी का ठहराव जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से या बारिश ज्यादा होने की वजह से आपकी नर्सरी में सबसे ज्यादा बीमारियां आ सकती हैं जड़ गलन और कॉलर रोट से संबंधित, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होगा और ऐसी कंडीशन में अगर पानी थोड़ी सी देर भी ज्यादा ठहर गया, बरसात का पानी हो या सिंचाई का पानी हो, तो आपके काफी ज्यादा प्लांट खराब हो जाएंगे, मर के निकलना शुरू हो जाएंगे। 50% से ज्यादा फूलगोभी की नर्सरी भी आपकी खराब हो सकती है। या आप यूं कह सकते हैं सावधानियां अगर नहीं रख पाते हैं और सही रखरखाव नर्सरी का नहीं करते हैं तो आपकी 90% तक भी नर्सरी खराब हो सकती है, पूरी नर्सरी भी चौपट हो सकती है। तो इस तरह से आपको बताई गई विधि से बेड तैयार करना है, मतलब जल भराव नहीं होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, गर्मियों के दिनों में हम अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो ऊपर ग्रीन नेट का जो है वो लगाते हैं, वो आपको जो है हाइट पर लगाना है। काफी किसान भाई क्या करते हैं 5-6 फीट की ऊंचाई पे ये इस तरह से लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है हवा जो है वो पास नहीं हो पाती है, इस वजह से प्लांट की संख्या ज्यादा होने की वजह से या आप खरपतवार वगैरह नहीं निकाल पाते हैं। खरपतवार भी सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं फूलगोभी की नर्सरी में। दूसरा नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा होने की वजह से हवा अगर नहीं लग पाएगी तब भी आपकी फूलगोभी के काफी ज्यादा प्लांट खराब हो सकते हैं। कम से कम 8 से 10 फीट की हाइट पर आपको जो है ग्रीन नेट का कपड़ा लगाना है और हाइट जो है उसकी आपको पूरी तरह से मेंटेन रखनी है। इस तरह से आपको नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी तैयार करने के बाद में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। अब बात करते हैं फूलगोभी की खेती का सही तरीका, यानी कि प्लांटेशन के समय या प्लांटेशन के बाद में और प्लांटेशन से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो अगर आप इस समय पे नर्सरी डाल रहे हैं तो फूलगोभी की खेती के लिए तैयारियां आपको अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि फूलगोभी की फसल में भी प्लांटेशन के बाद भी आपके सामने वही समस्याएं आने वाली हैं जो मैंने आपको नर्सरी के समय बताई है। जो समस्याएं नर्सरी में आएगी सेम वही समस्याएं फूलगोभी के प्लांटेशन के बाद में आती हैं, कॉलर रोट या जड़ गलन की। बरसाती सीजन में फूलगोभी की फसल में सबसे ज्यादा यही समस्याएं देखी जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब बारिश नहीं हो रही हो, 2
2-3 दिन तक लगातार धूप निकल रही हो, उस समय आपको एक गहरी जुताई करके अपने खेत को छोड़ना है और उसके बाद में एक कल्टीवेटर और निकाल देना है उसी धूप के दौरान। यानी कि जब भी आप कल्टीवेशन करें उस समय धूप निकली होनी चाहिए और कम से कम 2 दिन पहले धूप निकली होनी चाहिए और उसके बाद में कल्टीवेशन के बाद भी कम से कम 1 दिन तो धूप लगनी चाहिए। ज्यादा लगती है तो और अच्छी बात है, लेकिन इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, इसमें कब बारिश हो जाए कब नहीं हो जाए इसका कोई ज्यादा आइडिया नहीं होता। लेकिन कल्टीवेशन के समय कोशिश कीजिए, कल्टीवेशन आपको ऐसे समय पे करना है जब कम से कम 5-6 दिन पहले बारिश हुई हो और अगले 1-2 दिन तक आपको बारिश के कोई आसार नहीं लग रहे हो। ऐसे समय पे पहला कल्टीवेशन करें, मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करें और छोड़ दीजिए। उसके बाद में अगर 3-4 दिन तक धूप लग जाए उसके बाद में एक कल्टीवेटर से गहरी जुताई और कर दीजिएगा। कुछ किसान भाई हैरो लगवाते हैं, तो भाई हैरो से कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। कल्टीवेटर से निकालेंगे तो कल्टीवेटर से क्या होगा, कल्टीवेटर एक तो गहरी जुताई दोबारा कर देगा और दूसरा क्या होगा, कल्टीवेटर से जमीन आपकी फिर से खुल जाएगी। मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा कि बारिश के दिनों में उस जमीन में जल भराव की समस्या आपको कम से कम देखने को मिलेगी और धूप की वजह से जमीन के अंदर पड़ी फंगस जो होगी वो आपकी खत्म हो जाएगी। कम से कम रोग आपको इससे संबंधित देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपको ये 2 कल्टीवेशन जो है वो जरूर कर देने हैं। उसके बाद में बारिश ऊपर होनी तय है वो हो जाएगी, क्योंकि महीने भर पहले मैंने आपको ये कल्टीवेशन की तैयारियां बताई है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपको फूलगोभी लगानी हो उससे 8-10 दिन पहले कम से कम 6 ट्रॉली आपकी होनी चाहिए सड़ी हुई गोबर की खाद। कच्चा गोबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कल एक किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि हमने कच्चा गोबर फूलगोभी में डाल रही है और उसमें अब जो है गलन वगैरह की जो है सड़न वगैरह की जड़ों में दिक्कत आ रही है। तो भाई इसका बाद में कोई इलाज नहीं है। अगर आपने कच्चा गोबर डाल दिया, इस तरह की समस्याएं आपको फिर से देखनी पड़ सकती हैं, तो आप जो है सड़ी हुई गोबर की खाद ही काम में लें। सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है, आपके पास कच्चा गोबर ही है तो आप ना ही डालें तो अच्छा है। हालांकि फूलगोभी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं डालते हैं तो इससे आपका जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। सब्जियों में फूलगोभी ही एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा गोबर की खाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी फसल वैसे तो ऐसी नहीं होती जिसमें गोबर की खाद की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फूलगोभी का उत्पादन सबसे डाउन रह सकता है। बाकी फसलों को हम यूरिया, डीएपी और रासायनिक खाद और उर्वरक फर्टिलाइजेशन वगैरह करके थोड़ा सा संभाल लेते हैं, लेकिन फूलगोभी में गोबर की खाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो कम से कम 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। उसके बाद में एक कल्टीवेशन करके छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है और आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको 50 केजी आपको डीएपी लेना है, 30 केजी आपको म्यूरेटॉप पोटाश लेना है और 25 केजी यूरिया आपको यहां पर जरूर ऐड कर देना है। काफी किसान भाई क्या करते हैं, बेसल डोज में यूरिया नहीं लेते हैं और बाद में यूरिया देते हैं। फूलगोभी की फसल में महीने भर बाद में, या आप मानो कि जब आपकी फूलगोभी की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है, उसके बाद में अगर आप ज्यादा नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी फूल की जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती है। तो नाइट्रोजन खादों का उपयोग आप पहले करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो आप बेसल डोज के तौर पे 25 केजी यूरिया और ऐड कर दीजिए, ये आप डाल दीजिए। कुछ किसान भाइयों को यूरिया देने की आदत होती है और देते भी हैं, तो वो आप शुरुआती अवस्थाओं में दे सकते हैं। हालांकि फूलगोभी की फसल में शुरुआती अवस्थाओं में एक बार जो है 1 या 2 बार यूरिया दे देनी चाहिए, ताकि ग्रोथ अच्छी हो जाए, पत्तों का विकास जो है वो थोड़ा ठीक हो जाए। वनस्पतिक विकास जितना अच्छा होगा फूल की क्वालिटी उतनी अच्छी मिलेगी, लेकिन वो पहले होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। फूल की कंडीशन में अगर आपने यूरिया डाल दी तो काफी ज्यादा आपके फूल की क्वालिटी खराब हो सकती है, क्योंकि फूल की क्वालिटी सबसे ज्यादा डिपेंड करती है क्लाइमेट पे और उसके बाद में नाइट्रोजन धारी खादों पे। अगर आप नाइट्रोजन खादों का फूल के समय ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या पहले भी आपने फूलगोभी की फसल में नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया है तो इससे आपके फूल की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो सीमित खादों का उपयोग करें। गोबर की खाद अगर आपने 6 ट्राली डाल दी है तो 25 केजी यूरिया इसमें काफी है, ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव विधि से जब आपकी फूलगोभी की फसल 20 से 25 दिन की हो तब आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यूरिया खाद नहीं देनी है। सबसे जरूरी बात, फूलगोभी के प्लांटेशन के बाद में आपके खेत में कहीं भी जल भराव की समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जमीन की तैयारियां करते समय इतनी ज्यादा लापरवाही बरत लेते हैं कि जमीन को समतल नहीं कर पाते हैं। हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो 2-2, 3-3 घंटे तक उसमें जल भराव जो है वो देखा जा सकता है। अगर उसमें जल भराव की समस्या होगी तो आपका वहां से जो है प्लॉट खाली होना आप निश्चित मान के चलिए। अगर जल भराव की समस्या होगी तो आपका प्लांट वहां से
पूरे खराब हो जाएंगे, एक भी प्लांट आपको वहां पर नहीं दिखेगा। तो जल भराव की समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए फूल गोभी की फसल में। और क्यारियां बनाकर अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो क्यारियों को आप इस तरह से तैयार करें, इस तरह से समतल बनाएं कि हल्के से पानी से उसकी सिंचाई हो जाए। और बारिश के दिनों में तो क्यारियों में भाई जल भराव की समस्या तो थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। बाकी अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है तो आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से इसकी खेती करें और कम से कम 1 से 1.5 फीट ऊंचे उठाकर बेड बनाएंगे तो जल भराव की समस्या ज्यादा नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसी जगह का चुनाव किया है वहां पर खेत के बीच में ज्यादा झील है या ज्यादा ढलान है तो वहां पर अगर आप बेड बनाकर भी खेती करेंगे तब भी अगर जल भराव की समस्या होगी, ज्यादा बारिश वगैरह होगी तो आपके बेड के ऊपरी सतह तक भी पानी पहुंच जाएगा और आपके फूल गोभी के प्लांट वहां पर भी खराब हो सकते हैं। तो जमीन को समतल करना काफी ज्यादा जरूरी है, या ऐसी जमीन का चुनाव करना भी काफी ज्यादा जरूरी है जो समतल हो पहले से। तो इस तरह की जमीन का चुनाव करके आप इसकी खेती करें। बताई गई सावधानियां अगर आप इसकी खेती में रखेंगे तो काफी ज्यादा आपको इससे उत्पादन मिलेगा और काफी ज्यादा आपको इससे मंडी भाव मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपके खेत में पहले से फंगस जैसी समस्या आप पहले देख चुके हैं या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फंगस जैसी बीमारियां आपकी फूलगोभी की फसल में अटैक कर सकती हैं तो आपको जो है जमीन की तैयारियां करते समय ही प्रिवेंटिव में ही कुछ स्टेप ले लेने हैं। यहां पर आपको क्या करना है, जो रासायनिक खाद उर्वरकों को मैंने डोज बताए हैं उन्हीं के अंदर यानी कि डीएपी और पोटास और आप जो यूरिया वगैरह ले रहे हैं उन्हीं के अंदर आपको एक फंगीसाइड ऐड कर लेना है। कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%। जो यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर आता है वो पाउडर आपको जरूर ऐड कर लेना है। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये पाउडर ऐड करके और छिड़काव विधि से खेत में डाल देना है। इससे भी फंगस में काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। प्रिवेंटिव में अगर आप डाल लेंगे तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको इस तरह की समस्या आपकी जमीन में देखने को मिल रही है तो इस तरीके से आप फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। बताई गई आप सावधानियां रख सकते हैं। बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप करेंगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपको फूलगोभी की फसल से मिल जाएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।